मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है क्रिएटिव राइटिंग का, किससे संबंधित आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्रिएटिव राइटिंग का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने सारे के सारे जो वन शॉट वीडियो होने वाला है, इसमें सारा का सारा रिवीजन आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए भाई शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने कंटेंट, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ये नोट्स और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे की तरफ जाओगे तब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल रखे हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिल जाएगी? फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको इसके लिए क्या करना है, बस आपके सामने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर आपके सामने इस कोने वाला जो ऑप्शन है, इसमें कोने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्रिएटिव सर्च कर लेना। आपके सामने स्पेलिंग में आपको लिख के दिखा देता हूं, आपके सामने क्रिएटिव, ये सर्च करोगे, स्पेलिंग देख लो एक बार आप अच्छे से, ये स्पेलिंग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये जाकर सर्च कर लेना। वहां पर क्रिएटिव राइटिंग बीए फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे बीएससी बीकॉम के यहाँ पर लिखा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन सिलेबस सबका सेम रहता है और पर्सन भी लगभग सेम आते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की जो पीडीएफ है जाकर पढ़ लेना, चाहे बीए के विद्यार्थी, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम के, आपके सामने। और ये टेलीग्राम चैनल जोर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि फ्री में कंटेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा भाई। तो जरूर से सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने रचनात्मक लेखन और उसका अर्थ व महत्व। यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे आपके सामने, जिसमें रचनात्मक लेखन का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है। रचनात्मक लेखन वो लेखन होता है जिससे भाई आप समझो पहले क्या शब्द है रचनात्मक, मतलब क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है भाई। कोई भी आदमी जब भाई इंस्टाग्राम से ले लो, आजकल बच्चे अलग अलग प्रकार के आपके सामने रील बनाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मारवाड़ी में पढ़ा रहा हूं, हिंदी में भी बताता हूं, उदाहरण भी देता हूं। तो ये सब क्या क्रिएटिव चीजें होती है आपके सामने, है ना। कोई बच्चा पेंटिंग करता है, कोई गाना सुनाता है ना। तो इस सब चीजों को क्या बोला जाता है, आपके सामने रचनात्मकता बोला जाता है। और जब इसी रचनात्मक को लिखकर पेश किया जाता है तो उसको रचनात्मक लेखन कहा जाता है। भाई आप में कोई एक आध दोस्त होगा जिसको शायरी लिखने का बहुत बड़ा अच्छा लगता है, कोई एक आध बच्चा होगा जिसको हिंदी में बोलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के जो लेखन होता है उसको रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। इसमें आप अपनी कल्पनाएं, भावनाएं और विचारों को नए तरीके से जब पेश करते हो उसको रचनात्मक लेखन के नाम से जानते हैं। इसमें लेखक केवल तथ्य नहीं लिखता बल्कि अपने मन की बात, अनुभव और सोच को रचना के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब क्या करता है लेखक होता है ना, वो अपने सिर्फ तथ्य नहीं लिखता है, फैक्ट ही नहीं लिखता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, उसमें क्या है, जितने भी जो तथ्य होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन रचनात्मक लेखन में क्या है, इस प्रकार के तथ्य नहीं दिए जाते, बल्कि आपके सामने क्या लिखा जाता है, जो कोई भी व्यक्ति शायरी लिखेगा तो उसके मन में आई वो बात लिखी उसने, है ना, उसने जीवन में कोई अनुभव किया, वो सब चीजें लिखी। तो जब व्यक्ति आपके सामने अपने मन की बात, अनुभव और सोच को अपनी रचना में प्रस्तुत करता है उसको क्या कहा जाता है, रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? रचनात्मक लेखन में कहानी, कविता, नाटक, संवाद आदि शामिल होते हैं। क्या शामिल होता है रचनात्मक लेखन में? रचनात्मक लेखन में कोई भी कहानी को बताया जाता है, कोई भी कविता को बताया जाता है और कोई भी नाटक या संवाद को बताया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्रिएटिव राइटिंग होती है, जिसमें कोई भी कहानी की बात हो गई, कोई भी नाटक या संवाद की बात होती है, उसी को रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। अब रचनात्मक लेखन का क्या महत्व होता है? रचनात्मक लेखन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ती है। भाई कोई भी आदमी जब क्रिएटिव राइटिंग करेगा, कोई भी कहानी लिखेगा, कोई शायरी लिखेगा, कोई पोएम लिखेगा, कोई पेंटिंग करेगा, तो इससे क्या होगा, आपके सामने उसके सोचने की क्षमता, भाई वो सोच कर ही तो लिखता है। कोई आदमी तो हाथ कौन बिना सोचे कोई बात लिख देगो, सोचना तो पड़ेगा। तो यही बात है जो रचनात्मक लेखन क्या करती है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है उसका सर्वांगीण सारे व्यक्तित्व का विकास करने में काम करता है। साथ ही साथ इससे कोई भी व्यक्ति होता है वो नई कल्पनाएं करना सीखता है। जो अलग अलग प्रकार की जो कल्पनाएं चलती है उसके दिमाग में, उसके विचारों में, वो करना सीखता है। इसके माध्यम से भाषा पर उसकी पकड़ मजबूत होती है और इसी से क्या होता है, उसके सामने उसकी जो भाषा होती है, जैसे हिंदी में बोलता है तो हिंदी में उसकी पकड़ मजबूत होती है। साथ ही साथ वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करना सीखता है। साथ साथ क्या करता है, जो वाक्य होते हैं उनका शुद्ध प्रयोग करना वो सीखता है, किस प्रकार के वाक्यों को प्रयोग करना चाहिए। रचनात्मक लेखन से व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। रचनात्मक लेखन से क्या होता है, आपके सामने कोई भी व्यक्ति होता है उसके जो मन में जो भावनाएं आती है
उनको व्यक्त कर पाता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज को समझने की और संवेदनशीलता बनने में मदद करता है। क्या मददगार होता है भाई आपके सामने? समाज को समझने में उसकी बहुत मददगारी सिद्ध होता है। साथ के साथ कोई भी आदमी जब लिखता है ना सोच समझ के समाज के ऊपर, तो वो संवेदनशील भी होता है। अब संवेदनशील क्या होगा भाई? एक बात देखो, नॉर्मल कोई भी चीज देखो, जो आदमी ना, है ना, जो आदमी समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, है ना। अब क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी देखो, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी होते हैं ना, जो क्राइम करते हैं, उनकी सोच देखना एकदम रिजिड होगी कोई भी चीज के प्रति। उनसे कोई भी बात करोगे ना तो उनका जिद्दी स्वभाव होगा, है ना। और कोई भी बात के पीछे वो अड़ जाते हैं, उनका अजीब सा व्यवहार होता है। लेकिन जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कैसी संवेदनशील सोच होती है। कोई व्यक्ति को दुख पहुंच गया तो वो वहां पर जाएंगे, है ना। कोई भी व्यक्ति को समाज में जुड़ता है तो वहां पर जाएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जिनको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो कैसे व्यक्ति होते हैं भाई आपके सामने? संवेदनशील व्यक्तित्व होता है उनका। कल्पनाएं और लेखन। कल्पना क्या होती है? कल्पना का अर्थ होता है मन में नई दुनिया बनाना। कल्पना भाई आप सो रहे थे, सोते सोते आपने चीजों को सोचा कि भाई मैं नौकरी लगूंगा, फिर अच्छा घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, इस प्रकार की चीजें सोचते हो भाई आपके सामने मन के अंदर। भाई सपना लेने में क्या गलत बात है? सपना तो लेना ही चाहिए भाई आपके सामने। मैं कह नहीं बोलो मन का लाडू फिक्का क्यों, बोरी घेरो शक्कर की। तो भाई बात है, कल्पनाएं क्या होती है? जब इंसान अपनी नई दुनिया बनाता है, उसको कल्पनाओं के नाम से जाना जाता है। जो चीज वास्तविक रूप से हमारे सामने नहीं होती, उसे मन में देखना ही कल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जो चीज अपने सामने को नहीं, है ना, और अपन देख देख के मन ही मन के अंदर खुश हो रहे हैं सब चीज देख के, उनके कह आपके सामने कल्पना कही जाए। रात में भाई सोता टाइम सोचा करो कि भाई मैं यो कर लूंगा, मैं बाहर नौकरी लाग जाऊंगा, यहाँ पढ़ लूंगा तो यहाँ जिंदगी में सफल हो जाऊंगा। तो यही चीजें आपके सामने मन में आपके अलग अलग प्रकार की चीजें करते हो, आपके सामने उसे कल्पना के नाम से जाना जाता है। रचनात्मक लेखन की आत्मा कल्पना होती है। जब भी कोई व्यक्ति क्रिएटिव राइटिंग करता है ना, तो उसमें क्या होगा? उसकी जो आत्मा कल्पना है, जो क्रिएटिव राइटिंग करता है, उसमें क्या है? जो रचनात्मक लेखन वही कर सकेगा जो अच्छी कल्पना कर सकता है, जो सोच सकता है। वो सुना होगा ना, जहां पहुंचा ना रवि वहां पहुंचा कवि। क्या होता है? जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाते, वहां पर कौन पहुंच जाता है? आपके सामने लेखक की सोच पहुंच जाती है। तो यही जो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, वही क्या कर सकता है? आपके सामने रचनात्मक लेखन कर सकता है। कल्पना और लेखन का संबंध। जब लेखक कल्पना करता है तो उसके मन में नए दृश्य, नए पात्र व नई घटनाएं जन्म लेती है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने, जब भी कोई लेखक है वो कल्पना करता है, तो उसके मन में अलग अलग प्रकार के दृश्य आते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के उसके क्या होते हैं? विचारधाराएं उसके मन में आती हैं, अलग अलग प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं, नए पात्र और नई घटनाएं जन्म लेती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के विचार उसके मन में आएंगे, है ना। भाई थे भी सोचो हो, जना सोचो हो कि भाई आपके सामने मैं नौकरी लागूंगा, है ना, फिर मेरे घर इतो बड़ो होगो, है ना, फिर मेरे मम्मी पापा नया घुमाने ले जाऊंगा। तो इस प्रकार की चीजें आप क्या करते हो भाई? सोचते हो आपके सामने जब आप कल्पना करते हो। तो ये अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं आपके दिमाग में आते हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छा लेखक वही होता है जिसकी कल्पना शक्ति मजबूत होती है। क्या कहा जाता है भाई? अच्छा लेखक कौन होगा? जो बढ़िया कल्पना कर सके है, बढ़िया सोच सके है, कोई भी चीज का बारे में वही लिख सके। अब मैंने एक बात बताओ, लेखक कहेंगे बड़ी बड़ी बात कहती है, बड़ी उठी गैडा थोड़ी मैं कौन गैडा ना तो क्या कहती क्योंकि भाई उनकी कल्पना शक्ति है, बस सोच सकी है एक चीज। अपा सोच कौन सा बस सोच दी है एक चीज, जने वह आपका सामने एक अच्छा लेखक बन पाए। एक अच्छा लेखक वही हुआ है जो आपके सामने जो की कल्पना शक्ति मजबूत हुआ है, जो मजबूत तरीका से कल्पना सोच का है, अच्छी चीजें सोच का के लिए वो एक अच्छे व्यक्तित्व को निर्माण हुआ है, एक व्यक्तित्व है, एक अच्छा लेखक बना। साथी सहभागिता। साथी सहभागिता का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाले छात्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब साथी सहभागिता की क्या अर्थ होता है भाई? आपके सामने आपके साथ पढ़ने वाले व्यक्ति है ना, साथी मतलब दोस्त, और सहभागिता मतलब उसके साथ मिलकर कोई काम करना। समझ में आ गया? मतलब साथी सहभागिता का अर्थ ये होता है कि अपने साथ पढ़ने वाले व्यक्तियों के साथ अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हो, अपने साथ में बैठने वाले व्यक्ति बच्चे होते हैं उनके साथ आप चर्चा करते हो, जिससे क्या होता है? आपके नए विचार मिलते हैं और कल्पनाओं को अधिक विकसित होता है। मतलब क्या होती है? आपके जो विचार है वो उनसे मिलते हैं और आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी विचारधाराएं हैं, वो क्या होती है? और धीरे धीरे विकसित होती है। समझ में आ गया? कल्पना से जुड़ी गतिविधियां। तो कल्पना जो आपके सामने विचारशील जो आपकी थिंकिंग होती है उससे जुड़ी गतिविधियां क्या होती है? चित्र को देखकर कहानी लिखना। भाई कोई भी एक क्लास में एक बालक है ना, थे टीचर होते क्या करोगा? उन्हें कहोगे बच्चों आप एक झोपड़ी है उसके सामने सूरज नदी बह रही है, आप क्या एक काम करो, इस पे कहानी लिखो। समझ में आ गया? जो बच्चे वहां पर खेल रहे हैं तो वो बच्चा उस पर कहानी लिखेगा।
क्यों? उस चित्र को देखा, फिर उसने क्या कल्पनाएं में सोचना शुरू किया कि खेत होंगे, बच्चे होंगे, खेल रहे होंगे। तो ये चित्र को देखकर आपके सामने कहानी लिखना किसमें होता है? कल्पनाशील व्यक्तित्व का पहचान होती है। अधूरी कहानी को पूरी लिखना, आपने क्या किया, कोई कहानी लिख कर दे दी लेकिन वो अधूरी लिखी और आपने बच्चे को बोला कि भाई इस कहानी को पूरा पूरा लिख, तो ये भी क्या है, बच्चे की कल्पना शक्ति को मजबूत करने का काम करेगी। अगले वाला, यदि मैं राजा होता, जैसे विषयों पर लिखना। किस प्रकार के? अगर भाई आप कल्पना, बच्चे को कल्पना में डुबाओगे कि अगर तुम राजा होते तो तुम क्या करते, तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो तुम क्या करते, तुम राष्ट्रपति होते तो तुम क्या करते। तो इस प्रकार की चीजें होती है मैं आपके सामने कि अगर ये होते तो तुम क्या करते। समझ में आ गया? तो यही है आपके सामने, बच्चों को आप क्या करते हो, थिंकिंग में डालते हो। अगर तुम राष्ट्रपति होते तो देश के विकास के लिए क्या करते, प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो वो लिखता है कि भाई मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश के विकास में योगदान देता, है ना, मैं स्कूल में पढ़ने को फ्री करता, या फिर आपके सामने मैं छोटा बच्चा तो खिलौने सबको फ्री में देता। इस प्रकार की बातें लिखेगा। कैसे लिखेगा? जब वो कल्पना शक्ति के माध्यम से जुड़ा रहेगा। अगले वाला है अलंकारिक विचार, बार बार आने वाले भाव और भाषा का सजावट होना। मतलब अलंकारी विचार क्या होते हैं? अलंकारी विचार वे होते हैं जो नई कहानियों या नई रचनाओं को सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मतलब अलंकारी विचार क्या होते हैं? भाई आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की कहानियां होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, उनके अंदर जो आपके सामने जो चीजें पाई जाती हैं उनको अलंकारी विचार कहा जाता है। जैसे अच्छाई, बुराई, लड़ाई, प्रेम और त्याग। मतलब कोई भी कहानी पढ़ो ना, कोई मूवी देख लेते, कहानी तो कौन पढ़ो, आजकल का टाबर के पढ़े हैं, लेकिन मूवी देखो तो हम थलके लगा कि भाई वो प्रेम कर रहे हैं, यो को दुश्मन है, यो घर ना करे है, या ये व्यक्ति में अच्छाई है, या ये व्यक्ति में बुराई है। तो यही आपके सामने अलंकारी विचार वही होते हैं जो कहानियों के अंदर अच्छाई की बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं, लड़ाई, प्रेम, त्याग जैसी चीजों की बात होती है। उसी को क्या कहा जाता है? अलंकारी विचार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलंकारी विचार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, बार बार आने वाले भाव। बार बार आने वाले भाव क्या होते हैं? किसी रचना में कोई विशेष भाव या प्रतीक बार बार दिखाई दे तो उसे बार बार आने वाला भाव कहा जाता है। जैसे कोई भी कहानी है ना थी लिखी, उसके अंदर क्या लिखो? अंधेरा को प्रतीक किया डर, चंद्रमा की रोशनी लगभग प्रेम से संबंधित की जाता है ना, सुहाना मौसम हो गया आपके सामने, तो एक बढ़िया चीज होती है। कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या होगा आपके सामने? उसका अर्थ है कि वो मदद करने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। तो प्रतीक के रूप में आपके साथ चीजों को बताया जाता है, और प्रतीक में क्या होती है? बार बार प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो मतलब क्या होता है आपके सामने? वो जिसका अर्थ होगा कि वो भावनाएं बार बार आती है। जैसे भाषा का सजावट होना। भाषा का सजावट होना क्या आएगा आपके सामने? भाषा को सुंदर व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों को प्रयोग किया जाता है। इसमें रचना न होकर आकर्षक बन जाती है। मतलब कोई भी भाषा है ना, उन बढ़िया सुंदर व प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाए। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जितने भी अलंकार होते हैं सब की सब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या भाषा और खूबसूरत बन सके। लेखन की कला। लेखन की कला क्या होता है? पहला अलंकार। अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से लेखन रोचक और प्रभावशाली बनता है। मतलब अलंकार क्यों भाई आपके सामने? अलंकार कोई भी भाषा न के करी सुंदर बनाने को काम करी, को हीरा मोती लगा दी ना। आप जैसे कहें कि भाई आपके सामने कोई व्यक्ति है, वो चांद जैसा उसका चेहरा, तो मतलब खूबसूरत है ना, उसका सूर्य जैसा तेज है, मतलब एकदम बाहुबली टाइप का व्यक्ति है। तो अलंकार क्या करते हैं आपके सामने? जो भाषा होती है ना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने का काम करते हैं, खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, उसी को अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है शब्दों का खेल। शब्दों के साथ खेलने का अर्थ होता है शब्दों का ऐसा प्रयोग करना जिससे रचना मजेदार, यादगार बन जाए, और तुकांत शब्द, दो अर्थों वाले शब्द उसके दान है। मतलब शब्दों से खेलने का अर्थ होता है आपके सामने कोई भी शब्द है ना उनका ऐसे प्रयोग किया जाए कि जो कैसे लगे आपके सामने? सुनने में मजेदार लगे। समझ में आ गया? मतलब शब्दों को खेलने का अर्थ होता है कि शब्दों को इतना बढ़िया बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, इतना खूबसूरत बनाओ कि जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको वो पढ़ने में अच्छे लगे, मजेदार बने और यादगार। भाई सीधी सीधी बात बताओ, कोई भी मूवी को नाम याद रहना रखो, डायलॉग जरूर याद नहीं रहे ना, तो वही रहे शब्द को खेल वही है। कोई भी मूवी होगी, कोई भी कहानी में डायलॉग जोड़ दी जिससे क्या होगा? याद रह जाए आपके सामने। और आजकल मीम में तो चल रही डायलॉग, इंस्टाग्राम की दुनिया में। तो पात्र का निर्माण होना। पात्र वो व्यक्ति होता है जिसके और चारों ओर कहानियां घूमती रहती है। अच्छे पात्र कहानी को जीवित बना देते हैं। मतलब पात्र क्या भाई? भाई कोई मूवी देखा करो थे,
उसमें एक हीरो है, एक हीरोइन, मतलब एक जो फीमेल एक्ट्रेस होती है, और एक आपके सामने विलन होता है। विलन को बुरा माना जाता है, हीरो को अच्छा माना जाता है। तो उन सब 4-5 जो लोगों के आसपास पूरी पूरी कहानी चाल बोक रहे हैं, चाल बोक रहे हैं ना। तो यही क्या पात्र निर्माण के नाम से जाने जाए। पात्र क्यों है? वह व्यक्ति जिनका चारों में कहानी चलती रहे, उन पात्र निर्माण के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया? पात्र का निर्माण। अब पात्र को निर्माण क्या करे? भाई हीरो कौन होगो, विलन क्या को होगो, उन देखो भाई हीरो और विलन क्या मेरे पाटा था कोई मुहिम यो हीरो विलन। विलन का क्या का काम रहेगा? मतलब वो थोड़ा बुराई का काम करोगे। हीरो क्या का काम करोगे? अच्छाई का काम करोगे, दूसरा की मदद करोगे। विलन क्या काम करो? बुरा काम करो। उसके साथ का एक दो दोस्त होगा, कोई एक्टर होगा, बाकी एक उसकी मदद करेगा। तो जो पात्र को जो निर्माण करे जाने था क्या मेरे पाटे, क्योंकि उनका कर्माओ मेरे पाटे, है ना। कहीं का डायलॉग दिया, कहीं कहीं का काम करवाया, कहीं वो व्यक्ति को जने तो वो विलन और आपके सामने हीरो बनकर आया। तो यही होता है आपके सामने। जो पात्र का निर्माण किस तरीके से किया जाता है इसको देखेंगे अपन। संवाद। अभिनय में पात्रों के बीच में होने वाली बातचीत को लिखा जाता है। इसमें पात्रों को जीवित बनाया जाता है। मतलब क्या करे जा रहा है? आपस में जो पात्र है ना, वह आपस में बातचीत करेगा, जिससे क्या है जो पात्र है वह एकदम जीवित लगेगा। और इससे क्या लगो कहानी वह आगे बढ़ रही है, ये साबु लगो कि कहानी है वो आपके सामने आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ गया? तो आपस में जो जितना भी जो पात्र है अलग अलग प्रकार के, उनमें जो बातचीत हो रही है उनके वजह संवाद अभिनय के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध रचनाओं से पात्र सीखना। प्रसिद्ध कहानियों और उपन्यास के पात्रों को पढ़कर यह समझाया जाता है कि अच्छा पात्र कैसे बनाए जाते हैं और वे पाठकों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। भाई कोई भी था एक बात बेरो को कि अगर कोई भी चीज जिंदगी में सीखना चाहो तो कहीं सीख को। कोई वही काम अगर कोई व्यक्ति बढ़िया तरीका कर रखा है, वही काम अगर कोई व्यक्ति बढ़िया तरीका कर रखा है तो पहले उन फॉलो करो धीरे धीरे, और बात हरी धीरे धीरे स्टाइल बनानी शुरू करते हो। तो यही है, आप भी क्या कर सकते हो? अगर अच्छा लेखक बनना चाहते हो तो प्रसिद्ध कहानियों व उपन्यास को पढ़ो, और जब आप उनसे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा पात्र कैसे बनाया जाता है और एक अच्छा पात्र कैसे प्रभाव डालता है। भाई सीधी सीधी बात है, ते सुनी होगी कोई भाई मैं या मूवी देखने से पहले ना कोई एक्टर का इंटरव्यू में यही तो बात कह कि भाई मैं एक्टर बने जाना क्यों हो कि मैं उका ना फलाने जो एक्टर होया करता हूँ की मूवी देखा करता हूँ कि हर चीज देखा करता हूँ। इसलिए मन धीरे धीरे क्यों हर चीज को धीरे धीरे बिरो पाटनो शुरू है। तो यही है कि आप जब अच्छे व्यक्ति जो उस फील्ड में जिसने अच्छा काम किया है अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो उससे क्या होगा? आप एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे जो क्रिएटिव फील्ड में एक अच्छा काम कर पाओगे। पात्र का विश्लेषण। पात्र विश्लेषण में पात्र के स्वभाव, सोच और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पात्र विश्लेषण में क्या होता है? कोई भी पात्र हो उनको स्वभाव क्या को है, उनकी सोच क्या है, उनको व्यवहार क्या को है, उन सब चीज का बारे में अध्ययन करे जाए, इन्हीं के कहे जाए पात्र विश्लेषण का नाम से जाने जाए। सभी बच्चा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल में जरूर से सब्सक्राइब कर लियो भाई आप थार समय समझ में आ गई, ताकि फ्री में नोट्स भी मिल जाएगा और पूरा को पूरा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। साथ के साथ जो कोना में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके कोई भी फ्लिपकार्ट मित्रा से प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने मिल जाएगा था। अगले वाला है विभिन्न प्रकार के पात्र। पात्रों को लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि व सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर दिखाया जाता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार का पात्र उन्हें क्या साबुत दिखाए जाए कि भाई उनको जो आपका सामने कया को मतलब फीमेल है, मेल है, ये साबु वो सामाजिक पृष्ठभूमि गरीब है, अमीर है, इस आपकी पृष्ठभूमि दिखाई जाएगी और समाज से संबंधित चीज दिखाई जाएंगी। भाई समाज में किस प्रकार की घटना घटित हो रही उस हिसाब से उन्हें दिखाया जाएगा। तो यही है, पात्रों को उनके लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि व जो समाज में घटने वाली घटनाओं के आधार पर दिखाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए ये थी आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट, अच्छे से रिवीजन किया। अब आपके सामने पर पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड को। अगर आप स्पेशली यूनिट नंबर सेकंड के वीडियो को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने किसका लिंक दे रहा हूं? प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। किसका लिंक दे रहा हूं भाई? प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। जाओ और जाकर उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करो। यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 भी करवा रखे हैं, वो जाकर देख लो। चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना है ना। फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर जोर से खरीद ये पीडीएफ फ्री में डाल रखे, जाकर पढ़ लेना। पृष्ठभूमि और सामाजिक सांस्कृतिक आधार। कोई भी पात्र होता है उसकी पृष्ठभूमि और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार क्या होता है? पृष्ठभूमि का अर्थ होता है वह समाज, वातावरण व परिस्थितियां जिससे कोई पात्र या रचनाएं विकसित होती है। मतलब पृष्ठभूमि क्यों है भाई? पृष्ठभूमि वो चीज होती है जिसके आधार पे कोई भी समाज है, उसका वातावरण और उसकी परिस्थितियां क्या आपके सामने आधारित होती है, जिसमें कोई पात्र या रचना विकसित होती है। देखो मैं सीधी सीधी बात बताऊं, पृष्ठभूमि क्यों है? कोई भी मूवी देखो ना, उसके पीछे को जो बैकग्राउंड है ना भाई, हीरो है वो
कि है थोड़ा गरीब परिवारों है, मेहनत कर रहे हैं, विलन अच्छो अमीर परिवारों है, वो क्या कर रहे हैं आपके सामने, वो समाज को शोषण कर रहे हैं। तो यह पृष्ठभूमि है पूरी पूरी कहानी की, पूरी पूरी मूवी की, मतलब बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही है ना। एक तो हीरो का जो काम होगा, उसके अलावा जो पीछे की कहानी हुई ना, उसको पृष्ठभूमि के नाम से जाना जाता है। समाज कैसा है, उस कहानी का वातावरण कैसा है, परिस्थितियां कैसे है, अमीर है, गरीब है, आर्थिक स्थिति कैसी है, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है ना। कई मूवी में देखे हुए आपके सामने अनपढ़ लोगों को क्या क्या रख दिया जाता है, उनकी जमीन हड़प ली जाती है। तो पहले उन्हें क्या दिखाया जाएगा, गरीब दिखाया जाएगा, अनपढ़ दिखाया जाएगा। अब कोई अमीर आदमी है, कलेक्टर है, उसकी जमीन कोई नहीं हड़प सके, कोई नहीं हड़प सका ना। तो यही है, उनको अगर कोई भी मूवी में अगर किसी की जमीन हड़पना चाहते हो, गलत दिखाना चाहते हो, तो कैसे दिखाओगे, ये दिखाओ कि भाई आपके सामने वो गरीब व्यक्ति हैं, उनके पास शक्तियां कम है ना। तो यही होती है पृष्ठभूमि। इस पात्र में कोई भी व्यक्ति को पारिवारिक जीवन का है, कोई आर्थिक स्थिति का है, क्या है सामाजिक और जो शिक्षा व समाज का जीवन पर क्या प्रभाव, उसके बारे में बताया जाता है। सांस्कृतिक और जातीय आधार, हम समाज की अपनी परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज और सोच होती है। मतलब हर समाज हो ना, वो की आपकी सोच हो, भाई अलग अलग प्रकार की परंपराएं हुई है ना। जैसे आपके सामने भाई हिंदू धर्म है, उसके अपने रीति रिवाज है ना। मुस्लिम धर्म के अपने रीति रिवाज है, फारसी धर्म उसके अलग रीति रिवाज है, ईसाई धर्म के अपने अलग रीति रिवाज है, बौद्ध धर्म के अलग रीति रिवाज है। तो यही होता है आपके सामने, हर समाज होती है, उसकी अपनी अपनी भाषा होती है भाई, है ना। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो हिंदी को ज्यादा बोला जाता है, साउथ में अपनी अपनी भाषाएं आपके सामने, उन राज्यों का गठन ही भाषाओं के आधार पर हुआ है ना। राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाए, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाए, यूपी में आपके सामने कुछ हिंदी बोली जाए, बिहार में मैथिली आपके सामने या भोजपुरी बोली जाती है। तो हर समाज की परंपराएं अलग होती हैं, भाषाएं अलग होती हैं, और रीति रिवाज व सोच अलग होती है। जब लेखक किसी पात्र को लिखता है तो उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जोर दिखाता है। अब साउथ की मूवी देखो देखो ना, उन ज्यादातर चीज क्यों से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई चीज, खेती है ना, वन जो जंगल है ना, ऐसा की चीज ज्यादातर दिखाई जाएगा। लड़ाई भी कटी करेगा, ये जंगला के अंदर युद्ध करेगा। कहते अपने जो नॉर्थ ये मूवी हुई है, बॉलीवुड की मूवी में देखो कहते हैं बहुत कम देखने मिलेगा, है ना भाई। जंगल में अगर मूवी इस प्रकार का जिसका कॉन्सेप्ट ही सारा जंगल में चल रहा है तो वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल मूवी में ऐसे सीन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भाई वहां पर पाए जाते हैं वैसे जंगल, नॉर्थ इंडिया में ऐसे जंगल कम देखने को मिलते हैं। तो यही है, जब भी कोई आपके सामने उसकी संस्कृति और पृष्ठभूमि के आधार पर आपके सामने क्या किया जाता है, रीति रिवाजों परंपराओं के आधार पर अपन इसका निर्माण करते हैं पृष्ठभूमि का। उदाहरण के लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि या पात्र, शहरी पृष्ठभूमि के पात्र की अलग अलग सोच होती है। गांव के लोगों को थोड़ा आपके सामने जमीन से जुड़ा हुआ ज्यादा दिखाया जाएगा, थोड़ा शिक्षा की कमी भी दिखाई जा सकती है, नॉर्मल परिवेश में रहते हैं। शहरों के लोगों को थोड़ा हाई फाई दिखाई जाएगा, पैसे की उनका ज्यादा महत्व है, एक जगह नहीं रहेंगे, गांव समाज का कोई इतना महत्व नहीं होता है। तो दोनों प्रकार के लोगों की सोच में और पृष्ठभूमि में अंतर दिखाई देता है भाई। अगर आने सब चीजें अगर मूवी से याद करोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे चीज। निकट पाठन की बात करें आपके सामने, निकट पाठन क्या होता है, निकट पाठन का अर्थ होता है किसी रचना को बहुत ध्यान या गहराई से पढ़ना। निकट पाठन का अर्थ क्या है भाई, कोई भी रचना है उनके बहुत गहराई से दिमाग लगा के पढ़ रहे हो, उन निकट पाठन का नाम से जाना जाए। इसमें केवल कहानी को समझना ही नहीं बल्कि शब्दों और वाक्यों भावों पर भी ध्यान दिया जाता है। निकट पाठन क्या है भाई, कोई भी चीज में बहुत ज्यादा जोर लगा के ध्यान से और गहराई से पढ़ना है निकट पाठन। भाई कदे कदे आप मान लो पेपर आ रहे हैं तो ध्यान लगा के पढ़ना पड़ रहा था, तो यही निकट पाठन है। समझ में आ गया। इसमें क्या केवल कहानी को समझना ही नहीं बल्कि शब्दों वाक्यों भावों पर भी ध्यान दिया जाता है। एक अर्थ यही को नहीं हो आपका सामने कि सिर्फ कहानी नहीं समझ रहे हो बल्कि शब्द वाक्यों भावों पर भी ध्यान दिया जाए। क्या पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार की भावों का प्रयोग कर रहे हो, यह सब चीजें भी देखी जाती हैं किसके अंदर, निकट पाठन के अंदर देखी जाती है। अगले वाला पॉइंट है निकट पाठन की विशेषताएं। जो निकट पाठन पर तो बहुत गहराई से चीजें ना समझी जाए, उनके वह शब्दों के अर्थों को समझना। कोई भी शब्द है, एक एक शब्द को अर्थ बहुत गहराई से समझोगा भाई। कदे कदे कोई न्यूज़पेपर में कोई बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ गई, एक एक चीज अच्छा दिमाग लगा के पढ़ो थे, है ना। कोई थारो फेवरेट टॉपिक है तो एक एक पॉइंट बढ़िया पढ़ोगा। तो यह था निकट पाठन में, आता कि एक एक शब्द को समझोगे। लेखक की भावनाओं को पहचाना। अब कोई मूवी है देखने में मजा आ रहा है तो हर चीज देखो हो लड़ाई होगी, अब तो थारे सामने आप देशभक्ति की भावना आ रही है, अब तो ये देखेंगे आपस में लड़ेंगे, प्रेम होगा, ये चीज आई। तो मतलब कि हर भावनाएं भी आप पहचान लेते हो इसके अंदर कि किस प्रकार की भावना आगे देखने को मिलेगी। छिपे हुए भावनाओं को समझना। कोई भी चीजें होती हैं आपके सामने जो उसके अंदर
जो लेखक है उसके लेखक के द्वारा जो कोई भी चीजें होती है उसके अंदर छुपी हुई भावनाएं, किस प्रकार की भावनाएं जो लेखक है वो दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है, वो भी आप समझा देते हो। छुपी हुई भावनाओं को भी आप उसमें अंदर बता देते हो। भाषा के प्रयोग पर ध्यान देना, किस प्रकार की भाषा का आपके सामने उपयोग होगा उस पर भी ध्यान दिया जाता है। किसके अंदर? निकट पाठन के अंदर। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है निकट पाठन का महत्व। निकट पाठन से पाठक रचना को सही रूप में समझ पाता है। निकट पाठन का अर्थ क्या है? कोई भी जो आपके सामने पाठक है ना वो सही से समझ पाओगे आपके सामने। इससे पाठक की विश्लेषण क्षमता बढ़ती है और वो रचना को बहुत गहरे अर्थों तक पहुंचाता है। मतलब निकट पाठन का अर्थ ये होता है कि जो पाठक होता है ना वो रचना को सही रूप में समझ पाता है। अगर भाई कोई भी चीज है तो गहराई से पढ़ रहे हो तभी तो अच्छे से समझ पाओगा। कोई मूवी है आगा आगा बढ़ा बढ़ा के देख ली कौन देख समझ पाओगा, लेकिन एक एक मूवी को एक एक सीन थे ढंगो देखो तार मजा आ रहा है तो एक मतलब क्या थे निकट पाठन करे है। मतलब है तो देखो पढ़ना से संबंधित लेकिन अपना समझने के लिए बता रहे हो को, और हर चीज थार समझ में आ गई, हर डायलॉग याद रखो थे तो अच्छा। और 1 घंटा पर तो यो काम हो उसके बाद में तो वो सीन आयो याद रहना कहीं फिर हेरा फेरी मूवी को देखो एक एक डायलॉग तारे याद रहे। तो यही आपके सामने निकट पाठन में क्या है? हर चीज ने याद करना। विश्लेषण और व्याख्या। विश्लेषण का अर्थ होता है आपके सामने किसी रचना को भागों में बांटकर समझना। विश्लेषण को क्या? तो आपके सामने कोई भी रचना होती है उसको अलग अलग भागों में बांटकर जब समझा जाता है उसको क्या कहा जाता है भाई? विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे किस प्रकार के कथानकों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के पात्रों को प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की भाषा और भावों का प्रयोग किया गया है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जब विश्लेषण करते हो भाई आप छोटी छोटी भाग में बांट दियो। कहीं का आपके सामने जो पात्र कहीं भाषा कहीं कि आपके सामने भावों को प्रयोग किया गया है उन्हीं के कहा जाए विश्लेषणात्मक का नाम से जाने जाए। व्याख्या का अर्थ, रचना का अर्थ को अपनी भाषा में समझकर बताना। अब तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज ने गहराई से अगर समझ के पढ़ी है तो ते तुरंत दोस्त ने बता देगा ना कि भाई ये चीज में तो यह चीज हुई, ये मूवी में तो यो हो, ये कहानी में तो यो है। क्यों? क्योंकि ते जोर दे के पढ़ी है, हर चीज ने समझ के पढ़ी है। जब कोई भी व्यक्ति चीजों को समझकर पढ़ता है, जोर देकर पढ़ता है, तो क्या कर सकता है? उसकी व्याख्या करके बता सकता है। इसमें लेखक को संदेश स्पष्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है? कोई भी लेखक होता है उसको जो संदेश देना होता है वो उसको स्पष्ट किया जाता है कि इसको ये वाला संदेश देना है। अगले वाला पॉइंट है साहित्यिक रचनाएं पढ़ना। विभिन्न प्रकार की रचनाएं जैसे कहानी, कविताएं व नाटक पढ़ने से सोच का विस्तार होता है। मतलब अलग अलग प्रकार की अगर रचना पढ़ोगा, चाहे कहानी होगी, कविता होगा, नाटक अगर पढ़ते हो तो इससे क्या आपकी सोच बढ़ती है। क्या होती है? आपकी सोच में बुद्धि विकसित होती है और हर रचना में नया विचार और अनुभव मिलता है। और क्या होता है? जब आप हर बार एक नई लेखन लिखते हो, भाई हर मूवी देखो तो कोई ना कोई नई चीज सीखने मिले ना था। देशभक्ति से संबंधित मूवी देखी तो कुछ और सीखने मिलो, और कोई अगर कोई राज्य से कोई इतिहास से संबंधित मूवी देखी तो उससे और की भी सोचने मिलो। तो जब आप इनको पढ़ते हो, जब खास करके किताबें पढ़ते हो ना, तब आपको बहुत सी नई विचार समझने को मिलते हैं और नई भावनाएं आपको सुनने को मिलती हैं। छोटे समूह में चर्चा। छोटे समूह में चर्चा करने वाले छात्रों को अलग अलग दृष्टिकोण बनाते हैं। भाई थे कि स्कूल में टीचर हो और 5-10 ग्रुप बना दिया कि आपस में ग्रुप डिस्कशन करो। अंताक्षरी कदे न कदे खेली होगी थी, खेली है ना। तो इससे क्या है भाई, कोई आदमी की अलग अलग सोच भी रोपट है। जहां 2 ग्रुपों में बांट दिया कि जो यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपके सामने अंतिम डेट को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक बालक बताओ भाई पढ़ना चाहिए, एक बताओ वो कि पढ़ना भी पढ़ना चाहिए, इनको के नुकसान है के फायदे है। तो यही है, जब आप छोटे छोटे ग्रुपों में आप बच्चों को बांट देते हो तो उनका अलग अलग किस प्रकार की उनकी सोच है, किस प्रकार का उनका दृष्टिकोण है वो पता चलता है। इससे रचना को बेहतर समझ विकसित होती है। यूं क्या है, जो रचना जो लिखी जाए उनकी जो रचना है उससे समझ अब बेहतर तरीका से विकसित हुआ है। अगले वाला पॉइंट है लेखन अभ्यास सत्र। पढ़ी गई रचनाओं के आधार पर लेखन का अभ्यास कराया जाता है। जैसे आप रचनाएं पढ़ोगे उसी के आधार पर आपके सामने उनको लिखने का भी प्रयास करो। तब ने एक टीचर हो, आपने एक पाठ पढ़ाया, उसी पर कहो कि आप इसी के ऊपर कहानी लिखो। और जब बच्चों जब आए कि समझ जो अंदर विकसित हो जाओगी ना, जब वो पढ़ के अगर कोई चीज लिखनी शुरू कर देगी तो यह समझ लो कि वो बच्चों जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो सके। अगले वाला है शुद्धि परीक्षण और संपादन। शुद्धि परीक्षण का अर्थ होता है, शुद्धि परीक्षण का अर्थ है लिखे हुए पाठ में गलतियों को ढूंढना और सुधारना। भाई कोई भी पाठ चल रहे हैं उसके अंदर कठे गलती ही कठे उसके अंदर सही है, तो इन सब चीजों को जब बच्चे को आप इस प्रकार का गृह कार्य देते हो कि उसके अंदर लिखी हुई कमियों को वो ढूंढ सकता है और निकाल सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है आपके सामने जो शुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है।
इसमें वर्तनी, व्याकरण व वाक्य रचना की जांच की जाती है। तो भाई आपके सामने कोई भी बच्चा जब कहो कि भाई आपके सामने शुद्धि परीक्षण कर, पूरा पाठ दे दियो, गलती ढूंढ के निकाल, तो इनमें क्या है, बोल पढ़ेगो, बोल लगो, तो कठे बच्चों क्या कर रहे हो आपके सामने, वर्तनी में गलती कर रहे है ना, व्याकरण में कठे गलती कर रहे हैं, कठे वाक्य रचना में गलती की जा रही है, बस सब चीज के कर्षको थे शुद्धि परीक्षण कर्षको। अब अगले वाला टॉपिक आता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है संपादक। क्या होता है संपादक? अखबार हो ना, कोई भी अखबार, अखबार के अंदर एक संपादकीय पद है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे रिश्ते चल रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे रिश्ते चल रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लेखक होते हैं ना, बड़े बड़े लेखक, वो अपने विचार रखते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, संपादन के नाम से जाना जाता है, संपादकीय के नाम से जाना जाता है। संपादन का अर्थ होता है लेखक को अच्छा, स्पष्ट व प्रभावी बनाना। संपादन का क्या अर्थ होता है, कोई भी जो लेख लिखा जाता है उसको अच्छा लिखो, स्पष्ट लिखो और प्रभावी ढंग से लिखो, जिससे शब्दों को सरल बनाना और अनावश्यक भाग को हटाना। मतलब कोई भी चीज है उन स्पष्ट और अच्छे तरीके से लिखो भाई। संपादन का अर्थ क्या होता है भाई, आपके सामने कोई भी लेख लिखे जाओ, बड़ा बड़ा राइटर के द्वारा लिखे जाए, या कोई भी देश का बारे, मतलब संपादक ने कौन पढ़े है, पढ़े लिखा लोग पढ़े हैं, या जो तैयारी करने वाला ना कंपटीशन की, आईएएस आईपीएस की तैयारी करी ना, आरपी आरएस की तैयारी करी, आईएएस की तैयारी करी, अया का बच्चा उनके करी आपके सामने संपादक ने पढ़े है ना। और आम व्यक्ति भी पढ़े, तो किस प्रकार की भाषा को बनाना चाहिए, छोटा शब्द को प्रयोग करो, सरल भाषा को प्रयोग करो, फालतू की बात मत बताओ, जो मुद्दा की बात हो, फैक्ट की बात हो, वह की बताओ। क्यों? जब पढ़ने वाला व्यक्ति है ना भाई, चलो तैयारी करने वाला बच्चा तो हार्ड शब्द भी समझेगा, लेकिन गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति जब पढ़ रहा है अखबार, भाई हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो उसको भी वो समझ में आना चाहिए, इसलिए सरल और आपके सामने स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शुद्धि परीक्षण और संपादन का महत्व। शुद्धि परीक्षण क्या होता है, लेखन स्पष्ट होता है, किस प्रकार के लेखन का प्रयोग करोगे वो आपके सामने स्पष्ट होगा, स्पष्ट लेखन का प्रयोग करो। गलतियां कम होती हैं, आपके सामने कम से कम गलतियां देखने को मिलेंगी, पाठक को समझने में आसानी होती है और लेखन प्रभावशाली बनता है। मतलब लेखन जो शुद्धि परीक्षण में क्या, जो भी लेखन का प्रयोग करते हो वो स्पष्ट हो जाता है आपके सामने। किस प्रकार का लेखन होता है भाई, आपके सामने शुद्ध व स्पष्ट लेखन देखने को मिलता है, गलतियां कम होंगी, है ना। शुद्धि भाई एक बात देखो, कोई भी चीज थे लिखी लिखी और उसके बाद में वापस जांच कर ली, तो इनमें क्या कोई गलतियों की बात निकाल के कर देगा, सही कर देगा, है ना। साथ के साथ कोई लग रहा है कि वर्ड हार्ड है, तो शुद्धि परीक्षण वही तो चीजें ना, गलत करेडी चीजें सही करना, कोई हार्ड वर्ड है तो सही कर देगा, इससे क्या पाठक आसानी से समझ सके है। और शुद्धि परीक्षण को यही फायदा है कि जो लेखन है ना वो बहुत बढ़िया बन जाए और प्रभावशाली बन जाए। अभ्यास सत्र की बात करें, विभिन्न प्रकार के लेखन जैसे कहानियां, निबंध व संवाद को शुद्धि परीक्षण और संपादन कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी की अच्छी लेखन शैली सीखते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार का जो लेखक हुई वह कहानी और निबंध के माध्यम से क्या करें आपके सामने बच्चे ने के सिखाया जाए, शुद्धि परीक्षण सिखाया जाए। जाते सुबह देखियो वो स्कूल में टाबर पढ़ाम के करी, टीचर के करे एक शुद्धि पूरा लेख लिखा हुआ है, और पर लेख लिखाना के बाद में क्या है कि भाई बच्चों एक बोल लगो, टीचर बोल लगो, पर खुद लिखोगा, बाद में उनको जांच करे, कट्ठे बच्चों व्याख्या में गलती करी है, कट्ठे अलंकार में गलती हुई है, तो इनके कर जा शुद्धि परीक्षण के माध्यम से कर जाए। इससे क्या है बच्चा की जो लेखन शैली है, एक तो हैंडराइटिंग सुधरेगी, गलती कम करेगो, साथ के साथ लिखन की शैली भी सीख जाओ। समझ में आ गया? तो इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, जो शुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगले वाले यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 3 की, जिसमें रचनात्मक लेखन की प्रक्रिया, प्रकार व माध्यम देखे जाते हैं। कौन से होते हैं? जो रचनात्मक लेखन की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, प्रकार कैसे होते हैं, उसके माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। अगर यूनिट 3 का स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो यूनिट 1, 2 और 4 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। कहां पर पढ़ा रखे हैं? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर यूनिट 1, 2 और 4 भी पढ़ लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं। टेलीग्राम को जोर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, और फ्री में जाकर आप पढ़ सकते हो। समझ में आ गया? तो फ्री में आपके सामने सारा सारा आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बस आप चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए रचनात्मक लेखन के जो चरण होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। टेलीग्राम को जोर से ज्वाइन कर लेना है। साथ के साथ आप कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बात पढ़ते हैं अपन आगे। रचनात्मक लेखन के क्या चरण होते हैं? रचनात्मक लेखन के अलग अलग प्रकार के चरण पाए जाते हैं। जैसे रचनात्मक लेखन एक प्रक्रिया होती है जो
तीन मुख्य चरणों से पूरी की जाती है। भाई आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी लेखन करना चाहते हो, कोई भी कार्य करना चाहते हो, तो भाई वो आपके सामने उसका क्या होता है, उसको अलग अलग प्रकार के चरण होते हैं। तो रचनात्मक लेखन अगर आप करना चाहते हो तो उसके भी अलग अलग चरण पाए जाते हैं। इन चरणों के अनुसार लेखन करने की रचना सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। अगर आप इन सभी चरणों को फॉलो करोगे ना तो आप एक बहुत बढ़िया कहानी लिख पाओगे, एक सुंदर स्पष्ट और प्रभावशाली कहानी है उसको लिख पाओगे। पहला पॉइंट है पूर्व लेखन। पूर्व लेखन वो चरण होता है जिसमें लेखक लिखने से पहले सोचता है, योजना बनाता है और कल्पना करता है। पूर्व लेखन क्या होता है भाई आपके सामने, जिससे क्या होता है पूर्व भाई पर सोचो, दिमाग में सोचो, पूर्व लेखन क्यों, इंसान कोई भी काम करने से पहले सोच रहे हैं। तो पूर्व लेखन वही होता है जिसमें लेखक पहले सोचता है कि भाई अपने को इस पे कहानी लिखनी है, फिर योजना बनाएगा, फिर कल्पना करके लिखता है। या भाई सोच ली कि आज मन के लिखने किसानों के ऊपर होने वाली जो समस्याएं है ना, उस पर अपन लिखेंगे। तो फिर क्या करोगे, तुम पॉइंट बनाओगे, भाई किसानों को बाढ़ और सूखे की समस्या आती है, बीज नहीं मिल पाते हैं, यूरिया नहीं मिल पाती है ना, जो भूजल का स्तर गिर रहा है। तो 3-4 पॉइंट बना लिए, योजना बना ली, फिर कल्पना करोगे, खुद को एक किसान के रूप में सोचोगे और उसी प्रकार की रचना को लिखोगे। तो यही होता है पूर्व लेखन, वही होता है जिसमें लेखक पहले सोचता है, योजना बनाता है और कल्पना करके काम करता है। उसी को क्या कहा जाता है, पूर्व लेखन के नाम से जाना जाता है। इस चरण में विषय का चुनाव किया जाता है और यह तय किया जाता है कि क्या और कैसे करना है। मतलब क्या होता है, पूर्व लेखन में क्या होता है, कोई भी चरण होता है ना, उसके विषय का चुनाव किया जाता है कि कोई भी काम करना है उसको कैसे लिखना है और कैसे करना है। उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने पूर्व लेखन के नाम से जाना जाता है। पूर्व लेखन में क्या गतिविधि होती है, विचारों को एकत्रित करना। मतलब पहले सोचा, भाई आपने क्या सोचा, भाई किसानों के बारे में सोचा कि भाई आपके सामने अपने को किसान की समस्याओं पर लिखना है। फिर रूपरेखा तैयार की, तो मैंने पॉइंट बताया ना किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसको सोचना, एक रूपरेखा तैयार करना होता है। पात्र और स्थान तय करना, फिर आपने क्या किया, अलग अलग प्रकार के पात्र, भाई आपके सामने कि भाई मेरा एक रामू नाम का एक मैं कहानी लिखूंगा, उसमें रामू नाम का एक व्यक्ति होगा, वो मेरी कहानी का पात्र होगा, वो एक किसान होगा और उसके ऊपर अपन लिखेंगे, और एक किसान होगा, एक गांव का किसान होगा। तो यही आपके सामने इस प्रकार से आप कहानी लिखते हो जिसमें कोई पात्र व स्थान को तय करते हो। लेखन की बात करें, लेखन वह चरण होता है जिसमें लेखक अपने विचारों को कागज पर उतारता है। मतलब लेखन क्या होता है, भाई कोई भी चीज अगर कोई भी व्यक्ति की विचारधारा है जब कागज पर लिख रहे हो तो वो क्या कहा आपके सामने लेखन का नाम से जाने जाए। इस अवस्था में लेखक बिना रुके लिखता है और अपने भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। मतलब क्या होगी, लेखन क्या है, भाई कोई भी लेखक है ना, बिना रुके क्या करे, लगातार अपनी जो विचारधारा है, जो भावना है उन्हें व्यक्त करे, उन्हें लिखा है, उन्हें क्या कहा जाए, लेखन का नाम से जाने जाए। मतलब सीधी बात है, भाई रामू के बारे में सोच ली, रामू के बाद में कहानी लिखनी शुरू कर दी, भाई रामू कोई एक फलाना गांव को आदमी थो, है ना, और किसान थो, भाई समय की समस्या करती कर्जो लेके भाई किसानी करी, फसल बर्बाद होगी, समझ में आ गई। तो इस प्रकार के जब विचारों को लिखता है उसी को क्या कहा जाता है, लेखन के नाम से जाना जाता है। लेखन के नाम से उसको जानते हैं अपन। लेखन चरण की विशेषताएं क्या होती है, लेखन चरण की विशेषताएं, विचारों की खुली अभिव्यक्ति क्या होती है, जब भी आप कोई विचारों को लिखते हो तो उसके खुलकर अभिव्यक्ति करते हो, किसी भी व्यक्ति को उसके खुल के अपनी अभिव्यक्ति को बताया जाता है, खुल के विचारों को बताया जाता है। पात्र और कथानकों का विकास, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो पात्र होते हैं उनका विकास होता है। जैसे अपने रामू का पात्र रिया, आप कोई भी व्यक्ति को नाम ले सकते हो भाई आपके सामने, तो जो पात्र होता है और जो कथानक होता है उसको आप धीरे धीरे व्यक्त करते हो। गांव के व्यक्ति को दिखाओगे, रामू गांव का व्यक्ति है, गरीब है ना, ज्यादा पैसे नहीं है उसके पास, किसानी करता है, मेहनती करता है, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार के पात्र क्या लगे, सच में किसान है, गरीब है ना, तो इसी तरीके से कहानी अच्छी लिखी जाएगी। तो पात्र और कथानकों का विकास किया जाता है इसके अंदर। संवाद और भावों का वर्णन करना, मतलब जो अलग अलग प्रकार की बातचीत करना और अलग अलग प्रकार की जो फीलिंग होती है उनको बताया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, संवाद व भावों का वर्णन के नाम से जाना जाता है। पर्सन लेखन क्या होता है आपके सामने, पर्सन लेखन का अर्थ होता है लिखने की बाद की प्रक्रिया। मतलब कोई भी चीज लिख दी उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको पर्सन लेखन के नाम से जाना जाता है। इसमें लेखन को सुधारना और अंतिम रूप दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पर्सन लेखन में क्या होता है, आपके सामने आप अपने लेख को सुधार रहे हो, समझे, अंतिम रूप देना। इस चरण में गलतियां सुधारी जाती है और भाषा को सरल व सुंदर बनाया जाता है। सीधी सीधी बात है, कहानी लिख दी फिर से पढ़ रहे हो, कठे गलती है इन और कठे सरल बनास कहा, और ज्यादा पत्र ने कहे मजबूत बनास कहा, कहे कहानी ने मजेदार बनास कहा, कहे फनी मोमेंट जोड़स कहा, कौन सा डायलॉग जोड़स कहा,
ये जब चीजें बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्रश्न लेखन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न लेखन में कौन कौन सी बातें शामिल होती है भाई आपके सामने, शुद्धि परीक्षण। शुद्धि परीक्षण क्या होता है, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना, संपादन व अंतिम प्रारूप तैयार करना। मतलब शुद्धि परीक्षण क्या भाई, आपके सामने जो विचार जितनी भी बातें लिखी जाती है, कठे कठे कौन सी गलती करी गई शुद्ध भाषा में लिखना, संपादक के तैयार करना और अंतिम प्रारूप में तैयार करना। अगले वाला पॉइंट होता है रचनात्मक लेखन के प्रकार। जो रचनात्मक लेखन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपके सामने काव्य। कौन सा प्रकार होता है भाई आपके सामने, रचनात्मक लेखन का क्या प्रकार होता है, काव्य होता है। काव्य वो रचना होती है जिसमें भावनाएं, लय और सौंदर्य को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों के चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। काव्य क्यों है, काव्य जो पोयम पढ़ो ना, पोयम पढ़ी होगी है ना, वह काव्य के नाम से जानी जाए। सूरदास का दोहा है, तुलसीदास की पंक्ति ही है ना, मीरा का भजन ही। तो ये जो चीजें होती है ना, जिसमें क्या बनाया जाता है, शब्दों को लय में बनाया जाता है। भाई जो सूरदास के भजन होते हैं, अगर सॉरी कबीरदास के जो आपके सामने जो दोहे हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा जब वो लय में चल रहे हैं आपके सामने, है ना, अच्छे से व्यक्त किया जाता है उनको। अगर एक गैर शैली में मतलब गाकर भी आप बोल सकते हो। और शब्दों को चयन बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में पहली लाइन में ट मिल रही हो तो दूसरी भी ट मिलेगो, तीसरी में अगर र मिल रही हो तो चौथी में भी र मिलेगो। तो इस प्रकार की तुकबंदी देखने को मिलती है ना। वाक्य की विशेषता क्या होती है, आपके सामने भावनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। किस प्रकार की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है भाई आपके सामने, भावनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। जो कोई भी व्यक्ति होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी भावनाएं उसके अंदर उभर कर बाहर आती हैं। क्या होता है भाई, उस जो भी व्यक्ति होता है उसकी भावनाएं हैं वो उसके अंदर उभर कर बाहर आएंगी। समझ में आ गया। तो भावनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। लय और ताल, मतलब सुर लय ताल आप सुना होगा ना, मतलब एक बिंदु से दूसरा बिंदु आपस में जुड़े होगा, सुर लय ताल देखने को मिलता है। और भाषा है वो बहुत ही सरल व सुंदर भाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुत ही सरल, सुंदर और स्पष्ट भाषा में चीजों को व्यक्त किया जाता है। समझ में आ गई। सरल लय व ताल के साथ सुंदर भाषा की सुंदरता के साथ चीजें ने प्रयोग में करे जाए। कथा की बात करें, कथा में किसी घटना या जीवन से जुड़ी कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। जो कोई भी कथा होगी ना, जो कोई भी कथा व कहानी होगी, तो इनमें कोई भी व्यक्ति का जीवन से जुड़ी हुई कोई भी घटना होगी, उन प्रस्तुत करी जाए। इसमें पात्र, कथानक व संवाद का महत्व होता है। मतलब कोई भी कथा की होगी, कोई कहानी हो ना, उनके कोई भी व्यक्ति का जीवन में कोई घटना घट गई, तो उनका पर अगर कोई चीज लिखी जाए, उनके कह कथा का नाम से जाने जाए। कोई भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना घट गई, भाई कोई दुखद घटना है, कोई बढ़िया घटना है, तो उन कथा का नाम से जाने जाए। जब भाई प्रेमचंद की कहानी थे सुनी होगी, चेतन भगत का नोवेल होगा, तो ये सब कथा के नाम से जाने जाएंगी। जो कोई भी एक छोटा सा पात्र हुआ है और उनके ऊपर सारी की सारी को जीवन में क्या घटना घटी, क्या कार्य है, उसके बारे में बताया जाए, उनके कह आपके सामने कथा के नाम से जाने जाए। कथा के दो प्रकार होते हैं, छोटी कहानी व उपन्यास। कथा के कितने प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार होते हैं। छोटे प्रकार की कहानी लिखी जाती है और उपन्यास लिखे जाते हैं। उनको किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने कथा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगला है जीवन आधारित गद्य। जीवन आधारित गद्य क्या होता है, इस प्रकार के लेखन में वास्तविक जीवन की घटनाएं और अनुभव लिखे जाते हैं। भाई कोई भी आदमी अपनी बायोग्राफी लिखा है ना, ऑटोबायोग्राफी लिखा, खास करके ऑटोबायोग्राफी लिखता है, जीवनी जिन बोला आप हिंदी। तो कोई भी व्यक्ति भाई को जीवन में जाए की घटना घटी है, तो वो घटना उसका जो जीवन में जाए की घटना घटी, ऊपर सेम टू सेम घटना जाए की घटी है, उन्हें सेम टू सेम अपनी कहानी मुकेर दे, उनके कह भाई आपके सामने किस प्रकार के गद्य के नाम से जाना जाता है, आपके सामने जीवन आधारित गद्य के नाम से जाना जाता है। जय की घटना घटी, भाई कोई पुलिस वाला हो तो वो कहीं का केस लड़ा कि को जीवन में मुश्किल आई, वो काम कराया जाना। तो जैसी जीवन में घटनाएं होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने जीवन आधारित घटनाओं के नाम से जाना जाता है। इसमें आत्म कथाएं, संस्मरण व जीवन कथाएं इसी के उदाहरण होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई कथा होगी, संस्मरण होगो, कोई भी व्यक्ति का अपना विचार भाई सोच की कोई घटना लिख रहे, जीवन से संबंधित कोई घटना लिखी जाए, उनके कविता आपके सामने कोई भी व्यक्ति में घटने वाली घटनाओं को जीवित घटनाओं के नाम से जाना जाता है, जीवन आधारित गद्य के नाम से जाना जाता है। सच्चाई पर आधारित, भाई अपन थे कौन सुने को कि भैया मूवी की आधारित है, रियल करेक्टर पर आधारित है, एकदम वास्तविक आपके सामने जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। मूवी में देखिएगा ना, वास्तविक घटनाओं से आपके सामने आधारित है। व्यक्तिगत अनुभव, कोई भी व्यक्तिगत जीवन में क्या अनुभव हो या ऊपर है या समाज से जुड़ा हो, उसमें समाज से अधिक चीजों को लिखा जाता है। अगले प्रकार के क्या होते हैं, नाटक होते हैं भाई।
अगले प्रकार की आपके सामने घटनाएं कैसी होती है, नाटक होते हैं। नाटक एक ऐसा लेखन होता है जिसमें मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें संवाद व अभिनय का विशेष महत्व होता है। नाटक क्या होते हैं? नाटक वो प्रकार का लेखन होता है जिसमें मंच पर लिखा जाता है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। क्या करे जाए? मंच पर आपके सामने प्रस्तुत करे। तो भाई थे रामलीला कदे देखी होगी, रामलीला क्या करे भाई, सब एक्टर हैं वो आपके सामने अपनी अपनी एक्टिंग दिखाई, अपने मंच पर प्रस्तुत करी, जिसमें संवाद और अभिनय महत्व होता है, जिनके कह कह के जो उनकी जय की विचारधारा ही उनका संवाद व महत्व के बारे में बताया जाए। नाटक की क्या विशेषताएं होती है? संवाद प्रधान। वह क्या संवाद प्रधान मतलब आपस में बात करेगा। नाटक होगा तो राम लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, विभीषण से बात हो रही है, रावण है वो आपका भाया से बात कर रहे हैं, तो आपस में बातचीत, दो व्यक्ति हैं वो जीवित व्यक्ति आपने कोई भी घटना को बताते हैं, जैसी वो घटना है उसको जीवित तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लागू वो जानी सचमय भाई हनुमान जी है वो आपके सामने भगवान श्री राम से बातचीत कर रहे हैं, है ना, आपस में बातचीत करेगा। मंच प्रस्तुति, कोई भी मंच होगा ऊपर प्रस्तुति दी जाएगी, करके दिखाई जाएंगे। जहाँ युद्ध होगा ना तो आपस में लड़ रहा होगा सारा सारा सैनिक, समझ में आ गई। और स्पष्ट पात्र, जितने भी जो पात्र होते हैं वो स्पष्ट बताए जाएंगे, भैया राम है, लक्ष्मण है, सबके सब स्पष्ट पात्र देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है रचनात्मक लेखन और उसके माध्यम। रचनात्मक लेखन के क्या माध्यम होते हैं? माध्यम का अर्थ, माध्यम वह साधन है जिसके माध्यम से रचनाएं पाठक या दर्शकों तक पहुंचती हैं। माध्यम क्यों है? माध्यम वो साधन होता है जिसके माध्यम से क्या होती है, जो लेखक जो भी रचनाएं लिखता है वो सारी रचनाएं कहां तक पहुंचती है? आपके सामने दर्शकों तक पहुंचती है। समझ में आ गया? जितने भी जो दर्शक होते हैं उस तक आपके सामने जितनी भी जो रचनात्मक लेखन होती है वो सारी की सारी पाठकों तक पहुंचती है। मतलब देख भाई सीधी बात है, कोई भी आदमी क्रिएटिव बात लिखोगा ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी कौन सी हुई जो कुछ अलग हुई है? क्या कौन कहोगा कि भाई बॉलीवुड की मूवी खराब क्यों? क्योंकि उनमें कोई क्रिएटिविटी को नहीं, कोई नई बात को नहीं। साउथ की मूवी ज्यादा पॉपुलर क्यों? क्योंकि उनमें नई बात लिखी जाए। तो रचनात्मक लेखन में यही होता है कि जो रचनाएं होती है वो सीधा पाठक व दर्शक होता है, वो सीधा समझ पाता है उसको। चलचित्र की समीक्षा, किसी चलचित्र की वह मूवी बना चलचित्र कही जाए, उसमें कहानी, अभिनय या संदेश को लिखा जाता है, विचार चलचित्र समीक्षा कहलाता है। मतलब कोई भी कहानी है, कोई अभिनय है, कोई संदेश है, उन लिखो गए और उन विचारन अया का प्रकट किया गया, उनके कहे जाए चलचित्र का नाम से जाना जाए। इसमें लेखक अपनी राय व्यक्त करता है। इसमें लेखक क्या करता है भाई, अपनी जो भी विचारधारा होती है, जो भी उसकी बातचीत होती है, वो ऐसी की ऐसी अपनी विचारों को बताने का प्रयास करता है। समझ में आ गई? देखो सीधी सीधी बात है, कोई भी नाटक है ना, कोई भी नाटक जब अभिनय करो जाए, कोई भी नाटक जब लिखो जाए, उन नाटक ने मूवी आप देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं तो कहानी में कोई ना कोई संदेश हुआ है ना, जाए कि मान ले भाई कि अच्छाई पर बुराई की जीत है, कदे भी गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना, गलत काम करना हो तो भी पावरफुल व्यक्ति, लेकिन उन्हें हमेशा लास्ट में पकड़ ही लिया जाए, एक चीज मिले ना। तो यही आपके सामने इन चलचित्र में क्या है, अपनी राय व्यक्त करने को काम करी जाए। पुस्तक समीक्षा, पुस्तक के विषय वस्तु, भाषा और उद्देश्यों को समीक्षा की जाती है। मतलब कोई भी भाई पुस्तक लिखी गई, पुस्तक लिख दी, अब पुस्तक कोई भी लिखी गई तो क्या करे जा भाई, पुस्तक लिख दी तो कोई दूसरा व्यक्ति समझदार कवि ना पकड़ाई जा, कि जब प्रिंटिंग करी जाना पढ़ा, कोई एक समझदार जो एक प्रसिद्ध कवि को पकड़ाई जाती है, वो सारा पढ़ता उसको, कथे कमी उन दूर करोगो, भाषा ने सही करने को प्रयास करोगो, व्याकरण में कोई त्रुटि है तो उन सही करोगो। तो यही होती है आपके सामने, कोई भी भाषा होती है, पुस्तक की विषय वस्तु को सही किया जाता है, भाषा और उद्देश्य को क्या किया जाता है आपके सामने पुस्तक समीक्षा में सही किया जाता है। अन्य माध्यम का लेखन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और अन्य मंचों पर लिखा गया लेखन इसी में शामिल होता है। जो आपके सामने कोई भी अलग अलग प्रकार का समाचार पत्र, पत्रिकाओं में जो चीज लिखी जाए ना मंच पे, वो भी इन्हीं अन्य प्रकार का माध्यम का लेखन में जाने जाए। समाचार पत्र होगा, पत्रिकाएं होंगी, मंच का जो लेखन होगी वह भी तो पत्रिका ही होगी आपके सामने, उनको अन्य माध्यम के लेखन के रूप में जानते हैं। अगले वाला है प्रस्तुति और प्रकाशन। प्रस्तुति और प्रकाशन क्या होता है? प्रस्तुति का अर्थ होता है रचना को निर्धारित समय के रूप में जमा करना, यह लेखन के अंतिम औपचारिक प्रक्रिया होती है। प्रस्तुति और प्रकाशन क्या होता है? प्रस्तुति का अर्थ होता है कोई भी रचना होती है उसको निर्धारित समय में जमा करना, मतलब कोई भी जो फिक्स टाइम में जो राइटिंग की गई, जो भी लेख लिखे गए उन जो निर्धारित समय में आपके सामने जमा कर देते हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रस्तुति के नाम से जाना जाता है। यह लेखन का अंतिम औपचारिक रूप होता है। कोई भी आदमी जब लेखन सीधी सीधे कोई भी चीज पब्लिश करे जाना और प्रस्तुति का नाम से जाने जाए। कहानी ने थाने लिखना सिखायो, कया लिखनी चाहिए, कया हम त्रुटि दूर करनी चाहिए, कितना प्रकार का लेखन हुआ है, अब क्या करोगा? पब्लिश करने जा रहे हो,
समझ में आ गया? उसको प्रस्तुत करने जा रहे हो सारी जनता के सामने, मूवी थिएटर में लगे ना, उन प्रस्तुति के नाम से जाने जाए। प्रकाशन की बात करें आपके सामने, प्रकाशन क्या होता है? प्रकाशन का अर्थ होता है रचना को पाठकों तक पहुंचाना। अब मूवी रिलीज तो होगी, थिएटर वाले दे दी, वो क्या प्रस्तुति, लेकिन प्रकाशन क्या होगा? जब थिएटर में दर्शक उन देख रहे हैं, उनके कजा प्रकाशन का नाम से जाने जाए। ये पुस्तक, पत्रिका व अन्य माध्यम से किया जाता है। तो अलग अलग माध्यम के अलग अलग प्रकार होते हैं आपके सामने, जैसे पुस्तक का अलग प्रकार होता है, पत्रिका का अलग जो लॉन्च किया जाता है। और आपके सामने भाई पुस्तक करेगा तो हमको एक बड़ो से इवेंट रख देगा, मूवी तो क्या है कई प्रकार प्रमोशन करना पड़े है, फिर उन्हें लॉन्च करनी पड़े, समझ थिएटर में लगे हैं। तो यही होती है पुस्तक, पत्रिका और सबके अलग अलग माध्यम होते हैं आपके सामने। अब आपके सामने अपन ने पढ़ लिया यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कैसा लगा वीडियो, एक बार सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओ। साथ के साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने को जल्दी से जल्दी 20,000 आपके सामने सब्सक्राइबरों तक पहुंचना है। कब कहां तक पहुंचना है? 20,000 सब्सक्राइबरों तक जल्द से जल्द पहुंचना आपके सामने। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो भाई सारे के सारे विद्यार्थी। अब बताएं यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 अगर आप पढ़ रहे हो, स्पेशल यूनिट 4 का वीडियो देख रहे हो, तो एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। साथ के साथ मैंने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले से पढ़ा दिया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्ले लिस्ट का। किसका? प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाओ और जाकर उन सब वीडियो को देखो। देखना बहुत जरूरी है, तभी आप इस यूनिट को समझ पाओगे। साथ के साथ ये जो कंटेंट है, जितनी भी जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, सारा का सारा नोट्स फ्री में मिल रहा है। कहां पर? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कहीं पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री में नोट्स है, इसमें लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर भी जोड़ रखे हैं, वो भी आप पढ़ोगे। समझ में आ गया? चलिए आपके सामने शुरू करते हैं। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। प्रस्तुति और प्रकाशन। प्रस्तुति का अर्थ होता है, प्रस्तुति का अर्थ होता है कोई तैयार रचना को निर्धारित रूप समय के अनुसार समय और नियमों के अनुसार जमा करना। प्रस्तुति क्या हो भाई? आपके सामने कोई चीज मूवी बना दी, अब वो की फिक्स डेट लॉन्च करो कि भाई 10 तारीख में लॉन्च करी जाएगी, 10 दिसंबर में लॉन्च करी जाएगी, 20 फरवरी में लॉन्च करी जाएगी। तो फिक्स टाइम, समय और नियमों के अनुसार थिएटर में लगेगी तो इतना थिएटर में लगेगी, ओटीटी पे आओगी। तो इस प्रकार के फिक्स कोई भी चीज को प्रस्तुत किया जाता है तो उसको फिक्स नियम, रूप और नियम बनाए जाते हैं, फिक्स समय निर्धारित किया जाता है। इसमें साफ लेखन होता है, जो लिखने की प्रक्रिया साफ होती है, सही प्रारूप व निर्देशों का पालन होता है। मतलब साफ लेखन को प्रयोग होगा, सही प्रारूप होता है और जो निर्देश है वो भी फिक्स किए जाते हैं। प्रकाशन का अर्थ, प्रकाशन का अर्थ होता है रचना को पाठकों तक पहुंचाना। प्रकाशन का क्या अर्थ होता है? जितने भी प्रकार के आपके सामने प्रकाशन का अर्थ होता है रचना को पाठकों तक पहुंचाना, छुपे हुए रूप या डिजिटल माध्यम से हो सकता है। मतलब प्रकाशन क्या है? कोई भी चीज भाई कहानी लिखी, उन दर्शकों तक पहुंचा रहे हो तो उनके कला वो प्रकाशन का नाम से जाने जाए। प्रस्तुति और प्रकाशन का क्या महत्व होता है? लेखक को पहचान मिलती है। जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी प्रकाशन, कोई भी चीज को प्रस्तुत करता है दूसरों के सामने, तो जो लेखक होता है उसको पहचान मिलती है। लेखन का उद्देश्य पूर्ण होता है भाई। कोई भी आदमी जब कोई भी कहानी लिख रहे, क्यों लिखो? वो पॉपुलर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए भाई। हर आदमी अपने जीवन में काम करे, तो क्या होगा भाई? आपके सामने उसको प्रस्तुति मिले, उसको क्या होगा? उसका उद्देश्य पूरा होगा, उसने लिखा, उसकी बात जनता तक पहुंचाएगी, सभी लोग उसकी बातों को, उसकी भावनाओं का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ता है। एक दो कहानी हो उसका थारी फ्लॉप चली जाए, लेकिन एक ना एक कि जब पॉपुलर भी होगी तो थारो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। रचनात्मकता को मंच मिलता है। आप जो अलग अलग प्रकार की जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, इससे क्या होता है? आपको मंच मिलता है, आपको एक जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है उसको एक बल मिलता है। अब आपको कविता लेखन सीखेंगे भाई। कविता का लेखन किस प्रकार से किया जाता है? कविता को ध्यान से पढ़कर उसकी भाव, विचारों और संदेश को समझा जाता है। कविता लेखन क्या हो भाई? आपके सामने कोई भी व्यक्ति है, वो कविता लिखी, उन ध्यान से पढ़ो, उनकी भाव, विचार और संदेश में क्या है? पढ़कर और समझकर दूसरों तक तो पहुंचाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? कविता लेखन के नाम से जाना जाता है। शब्दों की ध्वनि और भावनात्मक असर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब कोई भी कविता है, उन पढ़कर उनका भावना, विचार और संदेश में समझ में आ गई। उनको जब पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है किस प्रकार के आपके सामने कहा लिखे गए। जैसे आप कबीरदास के दोहे पढ़ोगे तो आज समाज की बात की जाती है उसमें, सूरदास के पढ़ोगे तो भक्ति की बात की जाती है, तुलसीदास में राम भक्ति दिखाई देती है। तो यही होता है आपके सामने जो कविताएं होती है
उसमें पढ़कर आपको यह पता चलता है किस प्रकार की भावनाएं और संदेशों को व्यक्त किया गया है। तुकबंदी, अंत में मिलने वाली सभी की सभी ध्वनियां, मतलब जो अंत में तुकबंदी के लास्ट में रह मिल रही है, लास्ट में टह मिल रही है, योग्य कला आपके सामने तुकबंदी के नाम से जाना जाता है। छंद, छंद क्या होता है आपके सामने? छंद लय और ताल के साथ जब किसी भी चीज को आप बोलकर गाकर सुना सकते हो, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने छंद के नाम से जाना जाता है ना। दोहा आपके सामने उन्मुक्त छंद हो गया, आपके सामने अलग अलग प्रकार की जब चीजों को बोलकर और गाकर सुना सकते हो, उसको छंदों के नाम से जाना जाता है। पंक्तियां, कविताएं और पंक्तियां, आपके सामने जो कविता में किस प्रकार की पंक्तियों का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कविताएं या पंक्तियों के नाम से जाना जाता है। कविता लेखन का अभ्यास, लेखन सत्रों में विद्यालय की स्वयं कविता लेखन का अवसर मिलता है। भाई लेखन सत्र आप काफी बार क्या होता है स्कूल के अंदर क्या किया जाता है, आपके सामने जो लेखन सत्र बनाए जाते हैं। लेखन सत्र क्या होता है भाई? आपके सामने विद्यार्थियों को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। समझ में आ गया? इसको लेखन सत्रों के नाम से जाना जाता है। इसमें भाषा को सुंदर व स्पष्ट बताया जाता है। किस प्रकार की भाषा भाई? सुंदर व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना और अपने भावों को अभिव्यक्त करना। अजय की जो फीलिंग बनवा रही है, वह की वह फीलिंग है वो अभिव्यक्त करना की कलाई जो आपके सामने कविता लेखन के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया? कथा लेखन सीखना, कथा लेखन क्या होता है? कथा को पढ़ना और समझना। कथाओं को पढ़कर उनके पात्र, घटनाओं, संदेश को समझाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कथा लेखन के नाम से जाना जाता है। इसमें कथा की बनावट को समझ में आती है। भाई कोई भी कथा है, उन कया का पात्र ही मैंने बताया ना, गरीब है, अमीर है ना, पैसे वाले हैं, आपके सामने अमीर पिछाड़ सीधी बात है, पावरफुल ही। तो इस प्रकार के जो किस प्रकार के पात्र हैं, कैसी घटनाएं हैं, क्या संदेश देना चाह रहा है लेखक, इन सब चीज के माध्यम से क्या होता है आपके सामने जो कथानक होता है उसकी पात्र व घटनाओं के बारे में आपको पता चलता है। इसमें कथा की बनावट समझ में आती है कि भाई कया की कहानी लिखना चाहो, लेखक के संदेश देना चाहो, या सारी चीजें थाने पता चल जाए। अब कथा के कितने प्रकार होते हैं? कथा के बहुत से प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है छोटी कहानी। भाई एक है कि कहानी जिन एक प्रमुख जो पात्र हो वो सारा का सारा जो पात्र हो ना, सारा का सारा जितना भी जो पात्र हो उन एक पात्र है, छोटी सी कहानी है, आपका सामने 2-3 पन्ना चल रही है, बस छोटी कहानी। दीर्घ कहानी क्या होती है? जिसमें 2 से 3 पात्र होते हैं जिनकी जीवन आपस में जुड़ी रहती है, उसको दीर्घ कहानी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? उपन्यास क्या होता है? जिसमें 5-10 कैरेक्टर होते हैं। वेब सीरीज ना उपन्यास ही समझ लो, जिसमें 5-10 कैरेक्टर होते हैं और हर कैरेक्टर का अपना अपना महत्व होता है। समझ में आ गया? उसको उपन्यास के नाम से जानते हैं अपन। समझ में आ गया? तो छोटी कहानी जिसमें एक पात्र होता है, उसी के जीवन के ऊपर सारी घटना होती है, उसको उपन्यास के नाम से जानते हैं। दीर्घ कहानी क्या होती है आपके सामने? जिसमें एक से अधिक पात्र होते हैं, 1 या 2 पात्र होते हैं जिनके जीवन आपस में जुड़े रहते हैं, जिसपे कहानी लिखी जाती है, उसको दीर्घ पात्र के नाम से जाना जाता है। उपन्यास जिसमें आपके सामने बहुत सारे पात्र होते हैं, 3-4-5 पात्र होते हैं, उसको उपन्यास के नाम से जाना जाता है। कथा के मुख्य तत्व है। कोई भी कथा होती है उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं? कथानक। कथानक क्या होते हैं? आपके सामने क्या कहानी लिखी जा रही है उसको कथानक के नाम से जाना जाता है। पात्र जितने भी छोटे मोटे व्यक्ति होते हैं आपके सामने, जो हीरो है, एक्ट्रेस है, विलेन है, सब क्या पात्र के नाम से जाना जाता है। संवाद, आपस में जब लोग बातचीत कर रहे हैं उसको संवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संवाद के नाम से जाना जाता है। और संदेश, आप क्या संदेश देना चाहते हो उस कहानी के माध्यम से, उसको किस नाम से जाना जाता है? भाई संदेश के नाम से जाना जाता है। लेखन अभ्यास, विभिन्न प्रकार की कथाएं लिखने से अभ्यास कराया जाता है, जिससे कल्पना और लेखन कौशल में बढ़ती है। मतलब क्या भाई? अलग अलग कोई भी व्यक्ति उसको अलग अलग प्रकार की कहानी का लिखने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे क्या होता है? लेखक होता है उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और उसका लेखन कौशल बढ़ता है। क्या होता है? उसकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी और उसको कोई भी कहानी लिखने की जो है कौशल है वो बढ़ता है। पहला पॉइंट है तथ्यात्मक गद्य लेखन सीखना। तथ्यात्मक गद्य लेखन सीखना क्या होता है? तथ्यात्मक गद्य को पढ़ना और समझना। इसमें वास्तविक जीवन पर आधारित लेखन को पढ़ा और समझा जाता है। मतलब कोई भी जीवन पर आधारित जो वास्तविक कहानी हुई ना, उन पर परियोजनाओं के कागजात तथ्यात्मक गद्य का नाम से जाने जाए। इन कौन सा जीवन कथा व आत्म कथा, कोई भी व्यक्ति है उसका जीवन का आधारित जो घटना कही जाए उन जीवन कथा का नाम से जाने जाए। आत्म कथा क्यों है? कोई भी व्यक्ति है उसने अपने जीवन में क्या किया, कौन सी गलतियां की, क्या क्या किया, उसको आत्म कथा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अब तथ्यात्मक गद्य मतलब जिसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं?
सच्चाई, मतलब जो भी बातें बताई जाती हैं उसमें सच्चाई पाई जाएगी। क्या बताई जाएगी भाई? सच्चाई पाई जाएगी। जो भी घटनाएं होती हैं उसमें सच्चाई पाई जाती है। अनुभव, हर व्यक्ति को उसमें जो व्यक्ति के अनुभव से संबंधित सारी घटनाएं है वो होती है। स्पष्ट भाषा, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, स्पष्ट व सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति उसको समझ सके। समाज से जुड़ाव, भाई जितने भी उपन्यास होते हैं, जितने भी आत्मकथाएं होती हैं, इसमें क्या होता है? समाज से जुड़ाव विशेष देखने को मिलता है। क्यों भाई? समाज से जुड़ाव होगा आपके सामने, तभी तो आपके सामने क्या होगा? हर व्यक्ति उसको समझ पाएगा, पढ़कर आपके सामने उसको फॉलो कर पाएगा। अगले वाला पॉइंट है लेखन अभ्यास। विद्यार्थी अपने अनुभव और वास्तविक घटनाओं पर लिखने का अभ्यास करते हैं। इसमें क्या होता है भाई? अगर कोई भी व्यक्ति ने अगर तथ्यात्मक गद्य या उपन्यास लेखन कला सिखा रही हो तो क्या करो? विद्यार्थी लिखो कि थे जीवन में के करो, और उनके ऊपर वास्तविक घटनाएं जो जो था जीवन में घटी और जो जो था जीवन में अनुभव है उन पर कहानी लिखो। तो उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? इससे बच्चे को तथ्यात्मक गद्य का नॉलेज होता है। नाटक लेखन सीखना, नाटक को पढ़ना व समझना। नाटक को संवाद व मंचीय दृष्टि से पढ़ा जाता है। इसमें पात्रों की भूमिकाओं व क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है। मतलब जो नाटक है इन क्यों है? कोई भी संवाद व मंचीय दृष्टि से पढ़े जाए। नाटक के में दो व्यक्ति वो आपस में क्या कर रहे हैं? दो व्यक्ति हैं वो आपस में, जो कोई भी मंच होता है उसमें क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, है ना? उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? नाटक के नाम से जाना जाता है। इसमें पात्रों की भूमिकाएं और क्रियाओं पर ध्यान को, तो अलग अलग प्रकार का पात्र के काम कर रहे हैं, उन्हें नाटक लेखन का नाम से जाना जाए। नाटक के मुख्य तत्व, कोई भी नाटक होता है उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं? कथानक, कहानी, पात्र, एक दो लोग जो भी हीरो हीरोइन एक्टर्स वो होते हैं। चरम बिंदु, चरम बिंदु क्या होता है? वो बिंदु जो क्लाइमेक्स कौन कहोगे ना, क्लाइमेक्स मूवी को क्लाइमेक्स, उन चरम बिंदु बोले जाए। मतलब वो बिंदु जिसके बाद में सारी कहानी पलट जाएगी, उसको चरम बिंदु के नाम से जाना जाता है। मौखिक संकेत, आपस में जब व्यक्ति बोलचाल करके कर रहे हैं, मौखिक रूप से बोलचाल कर रहे हैं, मौखिक संकेत के नाम से जाना जाता है। अमौखिक संकेत होते हैं जब व्यक्ति आपस में नॉर्मल बातचीत से काम चला रहे हैं, उसको अमौखिक संकेत के नाम से जाना जाता है। नाटक लेखन अभ्यास, संवाद, अभिनय व दृश्य को ध्यान में रखकर नाटक लिखने का अभ्यास किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? नाटक लेखन अभ्यास के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी जब व्यक्ति है जो आपस में संवाद, बातचीत करके, अभिनय करके और दृश्य के माध्यम से कोई भी नाटक को लेखन को अभ्यास कराया जाए, कोई घटना दिखा दी, है ना, एक कोई चित्र दिखा दिया, चित्र दिखाए कि भाई कहानी लिखो, इनके नाटक लेखन अभ्यास के नाम से जाना जाता है। अगले वाला छपे हुए व डिजिटल माध्यम से प्रस्तुति का प्रकाशन करना। छपा हुआ माध्यम क्या कहा जाता है आपके सामने? पुस्तक व पत्रिका। छुपा हुआ माध्यम क्या होता है आपके सामने? पुस्तक व पत्रिकाएं होती हैं, जो भाई जो प्रिंटिंग के माध्यम से जो चीजें होती हैं उसको छुपा हुआ माध्यम कहा जाता है, जिसमें पुस्तक व पत्रिकाएं प्रमुख रूप से होती हैं। डिजिटल माध्यम, वेबसाइट व ऑनलाइन मंच को क्या कहा जाता है? डिजिटल माध्यम कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट होगी, कोई भी ऑनलाइन मंच हो गया, उसको डिजिटल माध्यम कहते हैं। भाई वो लोग पढ़ो थे गूगल पर कोई भी चीज सर्च करिए, बानगढ़ के बारे में बताओ, खेतड़ी किले के बारे में बताओ, जोनो के बारे में बताओ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, तो ये क्या होता है आपके सामने? इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, वो सारा डिजिटल माध्यम होता है। प्रस्तुति और प्रकाशन की प्रक्रिया, सही मंच का चयन करना। प्रस्तुति कहीं पर भाई सही जगह पे, आज सही मंच, सही जगह अगर थान मिलेगी, सही मंच मिलेगा, तभी तो थारी भावना प्रस्तुत कर पाओगा, जल्दी तो थारी सारी चीज बता पाओगा। तो यही सही मंच का मिलना भी आवश्यक होता है। रचनाओं और नियमों के अनुसार भेजना, जितनी भी जो रचनाएं होती हैं उनको नियमों के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को भेजना भी क्या कहा जाता है? प्रस्तुति व प्रकाशन के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन व ऑफलाइन जमा करना, इनको ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है, वह आपके सामने ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। तो ये था भैया आपके सामने आपका जो क्रिएटिव राइटिंग है उससे संबंधित पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो, जिसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, चारों की चारों यूनिट का आपको रिवाइज करवा दिया है। वीडियो जोर से देख, वीडियो को जोर से लाइक करना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।